हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। भारत के उद्योग पढ़ रहे थे जिसमें हमने लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा था। फिर आज स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जिसमें पहला आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट का जो आविष्कार है वो 1824 में पोर्टलैंड इंग्लैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। जो सीमेंट का जो आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले पोर्टलैंड इंग्लैंड में हुआ था। 1824 में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा सीमेंट का आविष्कार किया गया था। इस कारण वर्तमान में यूज में ली जा रही सीमेंट को क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। वर्तमान में जो सीमेंट यूज में ली जाती है उसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट, उसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, वहां पर खोला गया था और वहां समुद्र की सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई जाती थी, लेकिन यह प्रयास विफल रहा था। सबसे पहले भारत में 1904 में मद्रास तमिलनाडु में सीमेंट का कारखाना खोला गया था, जहां पर समुद्र की सीपियों से सीमेंट बनाई जाती थी, लेकिन यह प्रयास विफल रहा था। फिर 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना जो है वो गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। 1904 में सीमेंट का कारखाना खोला गया था, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। उसके बाद में 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। इसी समय राजस्थान में लाखेरी, बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा, मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी द्वारा सतना में, और गुजरात के पोरबंदर में टाटा एंड सन्स कंपनी द्वारा सीमेंट के कारखाने स्थापित हुए थे। राजस्थान के लाखेरी, बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। फिर मध्य प्रदेश के सतना में खटाऊ कंपनी द्वारा, फिर गुजरात के पोरबंदर में टाटा एंड सन्स कंपनी द्वारा सीमेंट के कारखाने स्थापित हुए थे 1914 में। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में सीमेंट उद्योग का दूसरा स्थान है। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में सीमेंट उद्योग का दूसरा स्थान है, और विश्व में भी सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है विश्व में चीन, और चीन के बाद स्थान आता है भारत का। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। 1 टन सीमेंट जब बनती है तब उसमें 1.6 टन तो चूना पत्थर चाहिए होता है, 0.38 टन जिप्सम चाहिए होती है, और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। अब आता है कि भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान, जो कि सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1912-13 में लाखेरी, बूंदी में सीमेंट कारखाने की शुरुआत से हुई थी। और राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्रीकरण कहां पर है? सबसे ज्यादा सीमेंट का केंद्र कहां पर है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। यहाँ पर सीमेंट मुख्य रूप से केंद्रित उद्योग है। राजस्थान में सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़ में है, इसी कारण इसे सीमेंट नगरी भी कहा जाता है चित्तौड़ को। राजस्थान जो है वो देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 16% भाग उत्पादित करता है। जितने सीमेंट उत्पादित होती है भारत में, उसका 16% भाग राजस्थान उत्पादित करता है। राजस्थान में 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। 90% तो पोर्टलैंड सीमेंट उत्पादित होती है राजस्थान में, और 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। फिर राजस्थान के बाद दूसरा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य, दूसरा और तीसरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। ये दोनों बराबर हैं। यहाँ देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 22% भाग उत्पादित होता है। फिर आता है गुजरात, जो कि चौथा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य है, और गुजरात में सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयां हैं, और गुजरात में जो है देश का 9.4% सीमेंट उत्पादित होता है। अब आप देखिए कि भारत में स्वतंत्रता के समय सीमेंट के 23 कारखाने थे, जबकि वर्तमान में 124 बड़े और 300 छोटे कारखाने हैं, जिसमें 2250 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। पहले स्वतंत्रता के समय 23 कारखाने थे सीमेंट के, फिर वर्तमान में 124 बड़े और 300 छोटे कारखाने हैं, जहां पर 2250 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग के बाद उद्योग आता है कागज उद्योग। कागज जो है वो भारत में 70% कागज गन्ने की खोई से बनता है। गन्ने का जब जूस निकालते हैं, जूस निकल जाता है और बाद में जो उसका भाग बचता है, उस गन्ने की खोई से 70% कागज बनता है भारत में।
भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कागज कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया था। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कागज कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया। इसके बाद 1810 में व 1867 में मद्रास और हुगली में कागज कारखाने खोले गए थे, लेकिन यह प्रयास क्या रहा था, विफल रहा था। 1810 से 1867 में मद्रास और हुगली में जो कागज के कारखाने खोले गए थे वो प्रयास विफल रहा था। फिर 1879 में पहली भारतीय कागज मिल जो है वो लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई थी। पहली भारतीय कागज मिल जो है वो लखनऊ में स्थापित हुई थी 1879 में, और किस नाम से हुई थी, इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई थी। फिर 1881 में 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के समय जो है भारत में कागज उद्योग के 17 कारखाने थे, जिनकी उत्पादन क्षमता कितनी थी, 19,000 टन थी। स्वतंत्र हुआ था जब भारत, उस समय भारत में कागज उद्योग के 17 कारखाने थे जिनकी उत्पादन क्षमता 19,000 टन थी, जबकि वर्तमान में 800 बड़े और छोटे कारखाने हैं जिनमें 128 लाख टन कागज का उत्पादन हो रहा है, और इस उत्पादित माल का 65% भाग अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। देश में जो अखबारी कागज है, अखबार का जो कागज है वो कहां पर बनता है, देश का अखबारी कागज जो है वो नेपानगर मध्य प्रदेश तथा नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना कहां पर है, होशंगाबाद में है। देश का अखबारी जो कागज है वो नेपानगर एमपी में बनता है तथा नोट छापने के कागज का कारखाना होशंगाबाद में स्थित है। तकुओ, स्पिंडलेस बोलते हैं इसको। तकुओं की क्षमता के रूप में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ये भी एक प्रकार का कागज होता है तकुओ, जिसे स्पिंडलेस कहा जाता है, और तकुओं की क्षमता के रूप में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। फिर आता है अपने सूती रेशे के विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 1/4 भाग है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा केवल 4% ही है। सूती रेशे का जो कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें भारत का 1/4 भाग है, लेकिन जो तैयार वस्त्र होते हैं और उनका जो व्यापार किया जाता है उस कुल व्यापार में भारत का हिस्सा केवल 4% ही है। फिर आता है कागज उद्योग के बाद 5वां उद्योग पटसन उद्योग। पटसन उद्योग जो है इसमें भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, तथा भारत जो है वो बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। एक तो भारत पटसन और पटसन निर्मित जो सामान होते हैं उनका सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत, और बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है भारत पटसन उद्योग का। भारत में लगभग 70 पटसन उद्योग हैं। इनमें अधिकांश पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित हैं, और पहला जो पटसन उद्योग था वो कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर 1859 में लगाया गया था। तो आप याद रखिएगा कि भारत कौन सा देश पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत, जबकि पटसन का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है, और उसके बाद भारत है। फिर आता है अपना चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का ब्राजील के बाद चीनी उद्योग में दूसरा स्थान है, जबकि गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। चीनी मिलें जितनी भी है भारत में उसकी 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। और भारत में जो है चीनी का प्रथम बार निर्यात कब किया गया था, 1957 में किया गया था। चीनी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1957 में शुरू हुआ था, तो भारत में चीनी का प्रथम बार निर्यात जो है 1957 में किया गया था। अगला उद्योग आता है अपने एल्यूमिनियम उद्योग। और एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, कौन होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम उद्योग का विकास भारत में दूसरे महायुद्ध में हुआ था। सबसे पहले 1937 में आसनसोल के निकट जेके नगर में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1937 में आसनसोल के निकट जेके नगर में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड के नाम से दूसरा कारखाना जो है वो 1938 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इंडाल के नाम से, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड को इंडाल बोलते हैं। इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड के नाम से एल्यूमिनियम का दूसरा कारखाना 1938 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया। फिर आता है इसका तीसरा कारखाना जो है वो 1960 में उत्तर प्रदेश में रेणुकोट पिंपरी नामक स्थान पर हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की हिंडाल्को, और इंडाल किसकी शॉर्ट फॉर्म है,
इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड के नाम से। तो आप याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम का जो पहला कारखाना है वो आसनसोल के निकट जेके नगर में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर इसका दूसरा कारखाना इंडाल के नाम से 1938 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया। फिर तीसरा कारखाना 1960 में उत्तर प्रदेश में रेणुकोट पिंपरी नामक स्थान पर हिंडाल्को के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। अब आता है अपने नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। और इस नालको की स्थापना जो है 1981 में हुई थी। कहां पर हुई थी? दामनजोड़ी उड़ीसा में हुई थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की स्थापना 1981 में दामनजोड़ी उड़ीसा में हुई थी। और इस नालको के जो है 3 कारखाने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित हैं। ये नालको जो है एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना है। एशिया में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम उत्पादन कहां पर होता है? नालको में होता है। इसलिए नालको एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना है। और ये नालको जो है कौन से क्षेत्र में स्थापित है? सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित है। ये तो हो गया नालको। अब आता है अपने बाल्को। किसकी शॉर्ट फॉर्म है बाल्को? भारत एल्यूमिनियम कंपनी की शॉर्ट फॉर्म है बाल्को, जिसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बाल्को की बोरवा छत्तीसगढ़ में। और इस बाल्को की स्थापना जो हुई थी बोरवा छत्तीसगढ़ में। और इसका दूसरा कारखाना कहां पर है? आसनसोल में है। 2 मार्च 2004 को भारत सरकार ने बाल्को कंपनी की 51% पूंजी और प्रबंधन संबंधी नियंत्रण किसको सौंप दिया? स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया। आप याद रखिएगा कि 2 मार्च 2004 को भारत सरकार ने बाल्को कंपनी की 51% पूंजी और प्रबंधन संबंधी नियंत्रण स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को सौंप दिए हैं। 2004 में भारत में 6000 लाख टन से अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया था। 2004 में इंडिया में 6000 लाख टन से अधिक भी एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया था। फिर अगला 8वां उद्योग आता है अपने रसायन उद्योग। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। रसायन उद्योग की भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी कितनी है? लगभग 3% है। और रसायन उद्योग जो है एशिया का तीसरा बड़ा तथा आकार की दृष्टि से विश्व में 12वें स्थान पर है। रसायन उद्योग जो है वो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है तथा आकार की दृष्टि से विश्व में 12वें स्थान पर है। फिर आता है अगला उद्योग अपने उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में नाइट्रोजनी उर्वरक, जिसमें मुख्य रूप से यूरिया शामिल होता है, फास्फेटिक उर्वरक जिसे अपन डीएपी बोलते हैं, तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश शामिल होते हैं। भारत जो है वो नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारत में जो है वो 57 उर्वरक इकाइयां हैं जो कि नाइट्रोजन और मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक निर्मित करती है। और मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक में कौन कौन शामिल होते हैं? 3 मुख्य पोषक उर्वरक शामिल होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। 29 इकाइयां तो यूरिया उत्पादन की हैं तथा 9 इकाइयां उप उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं। 29 इकाइयां यूरिया उत्पादन करने का कार्य करती हैं तथा 9 इकाइयां इसके उप उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं। जबकि 68 जो अन्य लघु इकाइयां हैं वो मात्र सुपर फास्फेट का उत्पादन ही करती हैं। फिर आता है अपने वर्तमान में जो उर्वरक उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम हैं तथा भारतीय उर्वरक निगम कहां पर है? गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। तो आप याद रखिएगा ये भारतीय उर्वरक निगम कहां पर है? गुजरात के हजीरा में। और वर्तमान में उर्वरक उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम हैं? 10 उपक्रम हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य में कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन होता है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारत के कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा कारखाना खोला गया था? उर्वरक का सेंद्रीय उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं अपनी भारत की औद्योगिक नीतियां कितनी घोषित की जा चुकी हैं? 6, जिसमें पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। और इस पहली औद्योगिक नीति के तहत मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस औद्योगिक नीति के तहत मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी, तो
तो पहली औद्योगिक नीति है वो। फिर आती है दूसरी औद्योगिक नीति, जो कि 30 अप्रैल 1956 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित की गई थी। 30 अप्रैल 1956 को सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक विस्तार पर दूसरी औद्योगिक नीति में बल दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग आते हैं उनका व्यापक विस्तार किया जाए, तो दूसरी औद्योगिक नीति में इस पर बल दिया गया था। और दूसरी औद्योगिक नीति को समय अनुकूल बनाने के दृष्टिकोण से 2 फरवरी 1973 को एक घोषणा की गई, जिसमें संयुक्त क्षेत्र की नई अवधारणा को स्थान दिया गया था। तो आप याद रखें कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक विस्तार पर बल दूसरी औद्योगिक नीति में, और संयुक्त क्षेत्र की नई अवधारणा को स्थान कौन सी औद्योगिक नीति में दिया गया था? दूसरी औद्योगिक नीति में दिया गया था। फिर आती है तीसरी औद्योगिक नीति, जनता सरकार की औद्योगिक नीति, जो कि 23 दिसंबर 1977 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा जारी की गई थी। फिर आती है चौथी औद्योगिक नीति, इंदिरा गांधी की औद्योगिक नीति, जो कि 23 जुलाई 1980 को जारी की गई थी। पहली है 6 अप्रैल 1949, फिर दूसरी भी अप्रैल महीने में 30 अप्रैल 1956, फिर आएगी 23 दिसंबर 1977, फिर आएगी 23 जुलाई 1980। और चौथी जो औद्योगिक नीति थी इंदिरा गांधी के समय, उसके उद्देश्य क्या थे कि सार्वजनिक क्षेत्र को जन जन के क्षेत्र के रूप में स्थापित करना, आरक्षण उद्यमों की व्यवस्था चालू रखना, निर्यात उन्मुख और आयात प्रतिस्थापन उद्योगों को बढ़ावा देना इंदिरा गांधी की औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। फिर आई पांचवी औद्योगिक नीति, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की औद्योगिक नीति, और ये किसके समय आई थी? प्रधानमंत्री वीपी सिंह के काल में आई थी 31 मई 1990 को। और इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था कि उद्योगों में उदारीकरण के साथ साथ तीव्र औद्योगिक विकास का लक्ष्य पांचवी औद्योगिक नीति में रखा गया था। फिर आई छठी औद्योगिक नीति 1991 में, नवीन औद्योगिक नीति। 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिंह राव सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक और लाइसेंस नीति की घोषणा की गई थी। और इस औद्योगिक नीति के उद्देश्य क्या थे? नियंत्रित और संरक्षित अर्थव्यवस्था के रूप में विकास, अनावश्यक प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना। और इस छठी औद्योगिक नीति के तहत याद रखिएगा आप, लाइसेंस व्यवस्था 7 उद्योगों, चीनी, सिगरेट, औषधि, खतरनाक रसायन, शराब, एरोस्पेस तथा औद्योगिक विस्फोट तक सीमित कर दी गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि छठी औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंस व्यवस्था कितने उद्योगों तक सीमित कर दी गई थी? तो 7 उद्योगों तक सीमित कर दी गई थी। अब आते हैं अपने उद्योगों से संबंधित फैक्ट। इंडियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? डुंडाहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा में। इंडियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड डुंडाहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। और भारत में सबसे बड़ा केंद्रीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसके 3 उत्पाद संयंत्र हैं। ऋषिकेश, उत्तराखंड, ये आया हुआ है। भारत में औषधि का मुख्यालय कहां पर है? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। और इस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड डुंडाहेड़ा, गुड़गांव के 3 उत्पाद संयंत्र हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में और गुड़गांव हरियाणा में। फिर इसके बाद आता है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो है वो देश का 6ठे सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो कि विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। और ये विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जो है ये भारत का पहला तटीय इस्पात संयंत्र है, जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। हेवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना 1958 में हुई थी रूस के सहयोग से। आप याद रखिएगा, हेवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना कहां पर हुई थी? रांची में, 1958 में रूस के सहयोग से हुई थी। फिर आता है भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड की स्थापना भी विशाखापट्टनम में हुई थी 1966 में, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ये तो है हेवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, और ये है भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड। वेसल्स से याद रखिएगा, वेसल्स विशाखापट्टनम, इंजीनियरिंग और ये रांची। फिर आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये बेंगलोर में स्थापित हुआ था 1963 में, और स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उपक्रम है। फिर आता है अपने आधुनिक ढंग का जलयान बनाने का पहला कारखाना सिंधिया नेविगेशन कंपनी द्वारा 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। आधुनिक ढंग का जो जलयान बना था वो पहला कारखाना उसका सिंधिया नेविगेशन कंपनी द्वारा 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था, और 1952 में इसे केंद्र सरकार ने अधिग्रहित किया। अब इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी विशाखापट्टनम चला रही है। फिर आती है आपकी गोल्डन रिच वर्कशॉप, जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है?
तो गोल्डन रिच वर्कशॉप जो है हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। अगला आता है आपका मझगांव डाक मुंबई। यहाँ पर क्या मुख्य है कि यहाँ पर भारतीय नौसेना के फ्रिगेट किस्म के जहाज बनाए जाते हैं मझगांव डाक मुंबई में। फिर आपका आता है कोची शिपयार्ड लिमिटेड, किस लिए प्रसिद्ध है? तो विशाल जहाज और टैंकर बनाने के लिए 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, कोची शिपयार्ड लिमिटेड की। फिर आता है भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक। ये आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक जो है ये भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। जबकि भारत की पहली बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी थी? एसीसी लिमिटेड, जो कि 1963 में 10 कंपनियों को मिलाकर बनाई गई थी। तो ये दो कंफ्यूजन वाले हैं। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक आदित्य बिरला ग्रुप की, जबकि भारत की पहली बड़ी सीमेंट कंपनी थी एसीसी लिमिटेड, जो कि 1963 में 10 कंपनियों को मिलाकर बनाई गई थी। और 2005 से एसीसी लिमिटेड जो है स्विट्जरलैंड के होलीसिम ग्रुप का हिस्सा है। यह आपका हो गया भारत के उद्योग